हेलो एवरीवन। मैं अशोक कुमार सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। क्या आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या आप भी इन दोनों एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी बुक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या इसके क्वेश्चंस या इसके किसी एग्जाम्पल को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपके सामने एक आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा और इस प्रकार से व्याख्या करने की कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो उनको आप इजीली सॉल्व कर सको। तो आगे बढ़ते हैं। आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड। देखो, लगभग जैसे आप अपनी बॉडी को लीजिए या जैसे भोजन का पचना, इन सभी को ले लीजिए, सबके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए, ना कि कोई कोई प्योर सब्सटेंस। मतलब बॉडी की मैक्सिमम प्रोसेस, ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस इसमें संपन्न होते हैं किसी न किसी विलियन में। क्लियर? तो आगे देखिए, अब इसमें कुछ एग्जांपल है, इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हमें इंट्रो पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी का इंट्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जैसे कि इसने लिखा, इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। तो कितनी शानदार कि हम किसी भी प्योर सब्सटेंस के साथ तो बहुत कम हम क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि देयर यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड ऑन देयर कंपोजिशन। दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, उनके कंपोजिशन के बेसिस पर उनकी यूटिलिटी या उनकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। जैसे कि ब्रास लिया आपने, ब्रास किसका मिक्सचर होता है? कॉपर एंड जिंक। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्रास है तो ब्रास किसका रहता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, कौन सी एलॉय है ये? कॉपर एंड जिंक, दोनों का मिक्सचर। क्लियर? दूसरा आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर खूब देखा है, सिल्वर के जैसे रहती है। इसमें कॉपर प्लस जिंक तो होता ही है, लेकिन इसके साथ एक और आ जाता है इसमें, वो है निकल। क्लियर? तीसरा है आपके पास ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन होता है, कॉपर प्लस टिन। ये तीन एलॉय है, ब्रोस, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर। क्लियर? तो ब्रोस होता है वो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है, वो जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक के साथ निकल मिला देते हैं और कॉपर के साथ टिन मिलाते हैं, वो ब्रॉन्ज बन जाता है। क्लियर? दूसरा है कि 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके। मतलब यदि वाटर में 1 ppm, ppm क्या होता है आगे हम समझेंगे, 1 ppm फ्लोराइड की कंसंट्रेशन है इसमें, वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में, तो ये हमारे लिए लाभदायक होती है। इसके द्वारा आपके जो दांत है उनका डिके नहीं होता, वो टूटते नहीं, मतलब बिखरते नहीं है, वो इस मजबूत रहते। लेकिन 1 ppm से थोड़ी सी बढ़ जाए, कितनी सी बड़ी? 0.5, 1.5 ppm जैसे ही फ्लोराइड आयन की आपके ड्रिंकिंग वाटर में कंसंट्रेशन हुई 1.5 ppm जैसे ही हुई, उसी टाइम पे किसका कारण होती है ये? इससे आपके दांतों पे धब्बे बन जाते हैं और ये दांतों को गलाने लग जाती है, दांत भंगुर हो जाते, टूट जाते। क्लियर? ये है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेट पॉइजन। देखो, अगर हाई कंसंट्रेशन फ्लोराइड की कितनी खतरनाक होती है, सोडियम फ्लोराइड जिसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, वो तो चूहों को मारने के जहर, चूहों को मारने की दवा के रूप में यूज करते हैं। क्लियर? इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजोल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट पर्टिकुलर आयोनिक कंसंट्रेशन। जानते हो, डेट मैच विद ब्लड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एज सो ऑन। क्लियर? ये इंट्रो था इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें आते, सबसे पहले आते हैं हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। क्लियर? टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे क्या होता है, तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन, तब उसके टाइप पर आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन है आर होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण,
दो कंपोनेंट का समांगी मिश्रण क्या होता है आपके विलयन, क्या कहलाता? सॉल्यूशन, विलयन। अब जनरली उसमें यूं देखा गया, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्ज पार्ट, लार्ज अमाउंट में जो होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक, क्लियर। और बाकी जो पार्ट है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, विलय, विलायक एंड विलय, सोल्यूट, क्लियर। अब इनकी बेसिस पर हम आगे देखते हैं इनका प्रकार। जनरल इस यूनिट में, मतलब इस एनसीईआरटी बुक में हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब जिसमें कौन कितने कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट सिस्टम को पढ़ेंगे, कंपोनेंट, क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो चार्ट, ये टेबल है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें सॉल्वेंट, क्योंकि मेजर कंपोनेंट क्या है हमारे पास, अगर सॉल्यूशन में बड़ा पार्ट क्या होता है, सॉल्वेंट का विलायक। तो यहाँ गैसियस अगर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें सॉल्वेंट क्या होना चाहिए हमारे पास, गैस, क्लियर। तो देखिए सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट गैस है, तब तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दो गैस को मिला दिया, इसमें ऑक्सीजन कम है नाइट्रोजन ज्यादा है। दूसरा, जैसे अगर नेचर में हम देखें तो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, तो ये भी एक गैसियस सॉल्यूशन है, गैस गैस का, क्लियर। अब गैस तो सॉल्वेंट रहेगा ही रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन गैस है। अगर इसमें लिक्विड मिला दिया है, लिक्विड मिलाने के बाद भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए हमारे पास, गैसियस, क्लियर। तो ये रहता है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। यदि हम नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म लिक्विड होगा मिला दें तो भी ये हमें लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन क्या रहेगा, गैसियस ही रहेगा, क्लियर। दूसरा, गैस में हम मिला दे सॉलिड, केम्फर को मिला दे, कपूर को हम नाइट्रोजन में मिला दे तो बनता है गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट क्या, सॉलिड एक होता है, जिसमें सॉलिड लिक्विड, और एक होता है जिसमें सॉलिड गैस। एक कैटेगरी खत्म। दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं, वो आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्वेंट है तो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड ही होगा, तो मेजर कंपोनेंट तो क्या हमारे पास, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में यदि हम गैस मिला दें तो इस पर लिक्विड में हम गैस मिला दें इसमें, तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। और यदि लिक्विड में लिक्विड मिला दे तो इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, पैक बन गया आपका दारू का। और यदि लिक्विड में सॉलिड मिला दे, क्या डिजोल्व कर दे हम लिक्विड में सॉलिड, तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, सॉलिड होगा ना, या शुगर डिजोल्व इन वाटर, क्लियर। अब आते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन पर। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड ही होगा, यहाँ तो रटने की जरूरत नहीं है। अब सॉलिड में हम गैस मिलाएंगे तो नेचर में क्या देखते हैं जनरली, आपने हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस पढ़ा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, एल्किन पे हाइड्रोजन का एडिशन। उस कंडीशन में क्या करते थे हम, जो एक कैटलिस्ट लेते थे, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो ये तो क्या है, सॉलिड। और इस पर आती थी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, तो क्या हो जाती थी, एडजॉर्ब, अधिशोषित। तो ये बन जाता है सॉलिड में गैस का मिक्सचर, क्लियर। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, क्लियर। यहाँ फिर हो सकता था इन निकल या फिर इन पैलेटिनम, क्लियर। सॉलिड में हम लिक्विड की बात करते हैं तो ये बन जाता अमलगम। मरकरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म, और उसे सॉलिड में मिला दे तो उसका अमलगम बनेगा कि नहीं, तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, जैसे सोडियम सॉलिड है और ये मरकरी लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर। सॉलिड में सॉलिड मिला दे, दो धातु को डिजोल्व कर दो, मतलब गोल्ड में आपने क्या मिला दिया, कॉपर, तो सॉलिड में सॉलिड क्या कर दिया हमने, मिक्स। जैसे हम एलॉय बना रहे थे ना, ब्रांस, ब्रोस, ब्रांच और जर्मन सिल्वर, उनमें क्या मिला था, सॉलिड में सॉलिड था, क्लियर। अब आते हम नेक्स्ट। अब देखो हमने पढ़ा कि सॉलिड में सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड, गैस में सॉलिड, यहाँ लिक्विड। अब बात आ जाती है सारी कंपोजिशन की, कि उसमें जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट, दोनों से मिलकर क्या बना, सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इनसे मिल गया हमें सॉल्यूशन, क्लियर। अब जैसे जो प्राप्त सॉल्यूशन है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें सॉल्वेंट की
कितनी मात्रा है और सोल्यूट की कितनी मात्रा, मतलब इनका कंपोजिशन, संगठन क्या है। इसको इसको क्या करते हैं हम, इसका संगठन निकालते, कंपोजिशन निकालते। संगठन निकालने के लिए हमें इसको अलग-अलग यूनिट में क्या करना पड़ता है, अलग-अलग क्वांटिटी, अलग-अलग नेम की क्वांटिटी से हमें इसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो अलग-अलग उससे हम एक्सप्रेस करेंगे और वन बाय वन एक-एक को हम डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो तरह की है। एक तो हमें जो संगठन है या क्वांटिटी, जो क्वांटिटी देखते हैं हम, या सोल्यूट। आपने एक पढ़ा होगा कि जैसे हमने पानी में चीनी डाल दी, चाय में चीनी, अब पीने की चाय थोड़ी फीकी है या फिर चाय ज़्यादा मीठी हो गई या चाय नॉर्मल मीठी है, तो हम एक तो यूँ कह सकते हैं कि उसमें शुगर कम है, शुगर ज़्यादा है। फीकी है तो शुगर कम डली और अगर मीठी हो गई तो शुगर ज़्यादा डली। लेकिन दूसरी ये है कि कितनी ज़्यादा डली या कितनी कम। तो शुगर कम या ज़्यादा, क्वांटिटी लार्ज या स्मॉल, तब तो उसे कहते हैं हम क्वालिटेटिव, गुणात्मक। लेकिन उसकी एग्जैक्ट मात्रा का पता होना चाहिए, तब वो आ जाता, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्वांटिटेटिव। तो हम यहाँ दोनों एक्सप्रेशन देखेंगे उसके कंसिडरेशन के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्लियर, सांद्रता का। तो देखिए पहली कौन से देखेंगे, क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव तो कम ज्यादा में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम देखेंगे इसकी मात्रात्मक कितनी मात्रा है। तो पहला आता है हमारे पास मास परसेंटेज, मास परसेंटेज डब्ल्यू अपन डब्ल्यू। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी इसकी बात करें तो हमें क्या कहता है कि टोटल, देखो इसे समझने का तरीका है कि हमें, हमारे पास कितनी 100 ग्राम क्या है, जर्मन सिल्वर। क्लियर, जर्मन सिल्वर है, मान लिया जाए सिल्वर है, जर्मन सिल्वर है 100 ग्राम। अब इसमें हमें पता करना है कि इसमें निकल कितना है, कितना निकल की मात्रा कितनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि मान लिया जाए इसमें 100 ग्राम जर्मन सिल्वर में निकल 10 ग्राम है, तो बाकी 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो कम है वो तो सोल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में सोल्वेंट। तो 10 ग्राम में हमें 90 ग्राम क्या है हमारे पास, अदर कंपोनेंट सोल्वेंट। अगर उसमें 10 ग्राम निकल है तो बाकी दो में क्या है, सोल्वेंट। इसका मतलब ये है कि कितना परसेंटेज हुआ। अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज। देखो मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका हम मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, मास परसेंटेज उसका, उसकी मात्रा अपॉन टोटल सॉल्यूशन की मात्रा। टोटल में ये भी आ गया ये। तो देखो इसे आपके ऐसे क्लियर नहीं होगा, ये होगा आपके एग्जाम्पल से। आप तो सीधा सा तरीका रखो, आपने अपनी परसेंटेज निकालना सीख रखा ना, प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100। तो प्राप्त कितना, मतलब कितना डाला, टोटल कितना हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, वही हो जाता आपका परसेंटेज। तो जो पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास कितना अपॉन टोटल मास कितना इंटू 100 हो गया हमारे पास उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास परसेंटेज। क्लियर, ये एग्जांपल आप क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बड़ा पसंद आया। देखो फॉर एग्जांपल, इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मीन्स डेट, मतलब टोटल हमारे पास 10% क्या है, ग्लूकोज। इसका मतलब हुआ कि टोटल जो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है उसमें 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। जब टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम ग्लूकोज है, 10 ग्राम। भाई 100 पे 10%, 10 ग्राम हुआ ना, तो 10 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि इसमें सॉल्यूशन में दोनों क्या है हमारे पास, एक तो है सॉल्वेंट और एक हमारे पास सोल्यूट। तो यहाँ सोल्यूट तो है हमारे पास ग्लूकोज और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर। क्लियर, तो 10 ग्राम यदि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, तो बाकी 90 ग्राम क्या है, वाटर। दोनों से मिलाकर 100 ग्राम क्या बन रहा था हमारे पास, सॉल्यूशन, विलियन।
तो ये बात समझ में आई, यही लिख रखा है यहाँ पे कि डेट मीन्स it means that 10 gram of glucose is dissolved in 90 gram of water resulting in a 100 gram of solution। देखो 90 ग्राम आ गया ना। concentration described by mass percentage is commonly used in industrial chemical application। देखो अभी ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये यूनिट कहाँ यूज होती है। मास परसेंटेज क्यों पढ़ रहे हैं हम, कहाँ यूज है इसका, कहाँ यूज करेंगे, तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी ने इसे बहुत अच्छे से लिखा कि इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में इसका यूज करते हैं मास परसेंटेज को, वरना हम पढ़ते ही क्यों। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया है तो आपके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा थे। तो लेकिन अब आप, मैं आशा करता हूँ अब आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से ऐसे पुट हो गया तो ये सही जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन, जो व्यावसायिक ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है विलियन, उसमें कंटेंट 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर। वाटर में कितना रहता है, 3.62 मास परसेंटेज किसका रहता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। समझ गया ना। ये भी आपको याद होना चाहिए कि कॉमर्शियली ब्लीचिंग सॉल्यूशन में कितना मास परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइट का होता है। क्लियर। दूसरी यूनिट है हमारे पास, वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या, वॉल्यूम परसेंटेज। दी वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज, देखो मास परसेंटेज में मास की बात करते हैं, वॉल्यूम की कहीं भी बात नहीं। अब हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, V/V, लिक्विड में लिक्विड ही डिजोल्व कर रहे हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट यानी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जिसका निकाल रहे अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे भी आप एग्जांपल समझ लीजिए, कितना शानदार एग्जांपल दिया है। देखिए फॉर एग्जाम्पल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मींस कि यूं कह दे आपसे कि पर्टिकुलर वाटर में 10% क्या है, इथेनॉल है। इसका मतलब हम, हमारे पास जो सॉल्यूशन 100 है उसमें 100 ml सॉल्यूशन है टोटल, उसमें 10 ml क्या होगा हमारे पास, उसमें इथेनॉल होगा। क्लियर। 10 ml क्या होगा, इथेनॉल। तो 90 ml क्या रहेगा, वाटर। क्या रहेगा, वाटर। इथेनॉल का सॉल्यूशन है 10%, यानी 100 ml में 10 ml क्या है, इथेनॉल। क्लियर। That means 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of solution is 100 ml। क्लियर। अब बात आ रही है कि इसको कॉमनली एक्सप्रेस्ड यूनिट है, सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। अगर सॉल्यूशन में क्या है, लिक्विड ही है, सॉलिड भी, तब इस यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट हो सकता है और हो भी गया होगा किसी एग्जाम में, तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हो सकता है। तो देखिए ए 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। 35% देखो एक सॉल्यूशन है, किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, इसको डायल भी कहते हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में ये इथाइलिन ग्लाइकोल कितने परसेंट है, 35%। इट मीन्स कि जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें 35 ml क्या है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल। लेकिन इसी एग्जाम्पल को क्यों लिया है एनसीईआरटी ने, इसको लेने का भी एक उद्देश्य है एनसीईआरटी का। देखो इसका यूज, 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एन एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज के रूप में यूज करते हैं। इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। इंजन को कूलिंग, जो कूलेंट भरा होता है ना, वो जनरली कारों में जो कूलेंट होता है उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल रहता है वाटर में, और वो कितना रहता है, 35%। क्लियर। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटीफ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो वाटर को कितना कर देता है वो, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम कर दिया, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होगा, जमेगा। वरना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जाता है वो, बर्फ।
लेकिन 0 पर नहीं बनकर कहाँ बनेगा, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्लियर। तीसरी यूनिट है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। देखो ये यूज होती है मेडिसिन एंड फार्मेसी में। पहली वाली यूज हो रही थी मास बाय मास, वो इंडस्ट्रियल में। दूसरी कॉमन है। तीसरी कहाँ यूज हो रही, मेडिसिन एंड फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मास बाय वॉल्यूम, जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें यही होता, मास बाय वॉल्यूम। इट इज द मास ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर सॉलिड तो सॉलिड है, मास ले रहे हो उसका, तो सॉल्यूशन किसमें है, लिक्विड है। क्लियर हो गया। जिसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट पर मिलियन, ppm। यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें जो सॉल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तब उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है वो होती है ppm। क्लियर। तो देखिए, व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, बहुत कम अमाउंट में, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन, ppm, एंड इज डिफाइंड एज, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए निकाल रहे उसका पार्ट अपॉन टोटल जो सॉल्यूशन में टोटल पार्ट हो गया वो पूरा सॉल्यूशन, वो इनटू यहाँ पर 100 की जगह किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की का 6, 10⁻⁶। क्लियर। क्लियर। देखो इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे। वो ये है कि एज इन द केस ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज मास टू मास। देखो अब वो कंपोनेंट है ना, मास टू मास हो सकता है, मास टू वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी हो सकता है ना। देखो मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम, अरे किसी भी हमें हो मल्टीप्लाई करना हमें 10⁻⁶, तो वो हो जाता ppm। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता परसेंटेज। क्लियर सी बात। देखो ए लीटर ऑफ सी, मतलब समुद्र जल का 1 लीटर है आपके पास, विच वेट कितना, 1030 ग्राम, कंटेन अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। मतलब 1 लीटर वाटर, समुद्री वाटर जिसका वजन रहता है लगभग 1030 ग्राम, उसमें 6 × 10⁻³ ग्राम, यानी कितना मिलीग्रामों में गया है, तो 10⁻³ ग्राम क्या रहता है, क्या डिजोल्व रहती है उसमें ऑक्सीजन। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करें, तो एक्सप्रेस करने का तरीका ही ppm है। देखो है ना, सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस एज 5.8 ग्राम पर 10⁻⁶ ग्राम, यानी कि 5.8 ppm, यानी 10⁻⁶ ग्राम में 5.8 ग्राम क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, देखो ये तो था शुद्ध जल की, लेकिन अगर पोल्यूटेंट है ना, और एटमॉस्फेयर में है, कोई पोल्यूशन है या पोल्यूटेंट वाटर है, तब उसको एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर अथवा ppm। ppm को ही कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, इसको हम क्या कहते हैं, ppm भी कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। देखो आपने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा साझा, हिस्सेदारी। दो दोस्तों ने मिलकर कोई व्यापार किया, एक ने लगाए 20,000 रुपए, एक ने लगाए 30,000 रुपए, टोटल पूंजी कितनी हो गई, 50,000 रुपए। अब मान लिया जाए उन्हें प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए का, तो उनकी पूंजी के आधार पर उनका प्रॉफिट का क्या होगा, शेयरिंग होगी, जिसे कहते हैं साझा। इसी प्रकार कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मान लिया जाए 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए बी और सी। क्लियर। तीनों के मोल है, तो हमें उस टोटल कंपोनेंट में ए का कितना हिस्सा आया, तो उसका क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन। तो उसका हिस्सा, ए का हिस्सा अपॉन टोटल जो जो पूंजी थी इनटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज में आ जाएगा, वरना फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो देखो
मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं वो मोल अपॉन टोटल मोल। ये समझने का तरीका है कि दो कंपोनेंट है, एक ए, देखो इसे मैं समझा देता हूँ। दो कंपोनेंट है, एक ए एक बी। ए के मोल है स्मॉल एन ए, बी के मोल है स्मॉल एन बी। क्लियर? अब कोई सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? ये पात्र लिया, इसमें ए प्लस बी दोनों डाल दिए। इस पात्र में दोनों के मोल है, कितने हो गए टोटल? एन ए प्लस एन बी, टोटल मोल हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन में ए का कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन है, तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए और अपॉन टोटल मोल एन ए इंटू एन बी। इसी प्रकार एक्स बी, दूसरे कंपोनेंट का हिस्सा निकालेंगे तो एन बी उसका कंपोनेंट मोल अपॉन टोटल मोल। क्लियर? आ गया? अब हम ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो क्या आ जाएगा? एक्स ए, टोटल कंपोनेंट क्या मान सकते हैं हम? फ्रैक्शन बराबर 1। और यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो एक्स ए और प्लस एक्स बी का टोटल परसेंटेज कितना मान सकते हैं? 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। क्लियर हो गया? यही तो है। अगर एक से ज्यादा है उतनी ही बार डिवाइडेड कर देंगे, समेशन कर देंगे। मान लिया जाए एक से ज्यादा है, 5 है, 10 है, तो उस पर्टिकुलर एक का अपॉन टोटल समेशन कर दें। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और है आपके पास कि मोल फ्रैक्शन सभी का योग 1 होता है। मतलब पर्टिकुलर एक का तो 1 से कम ही होगा, जैसे पॉइंट एक का हिस्सा पॉइंट 10 है, दूसरे का हिस्सा पॉइंट 90 होगा, टोटल योग हो जाएगा 1। क्लियर? और परसेंटेज में निकाले तो एक का 40%, दूसरे का एक का 10%, दूसरा 90%, टोटल 100%। क्लियर? अब इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H5 बाय मास। बाय मास 20%, यानी कि 20 ग्राम है कौन? इथाइलिन ग्लाइकोल, इसमें वाटर में। तो देखो हम टोटल कितना सॉल्यूशन मानकर चलेंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास विलियन। उस विलियन में 20 ग्राम क्या हमारे पास? 20 ग्राम क्या हमारे पास? C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? 20 ग्राम, ये 20 ग्राम। अब हमें पता है बाकी 80 ग्राम क्या है? अब वाटर। अब इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास देखो, ये जो निकाल लिया कितना? 62 ग्राम पर मोल। तो उसका मोल निकालेंगे तो मोल फॉर निकालने का फॉर्मूला होता है ग्राम भार बटा अणुभार। तो ग्राम भार 20 ग्राम अपन अणुभार 62 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, ऊपर चल गई यूनिट मोल, यानी हमने सही मान रखा, ये आगे मोल। क्लियर? इस बार वाटर का निकालेंगे। वाटर कितना? 80 ग्राम है, क्योंकि टोटल एज्यूम किया 100 ग्राम। वाटर का मोलिकुलर मास होता 18 ग्राम पर मोल, तो ये आ गया 4.44 मोल। क्लियर? तो ग्राम से ग्राम कट गया। ये अब हमें पास इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल आ गए और वाटर का मोल आ गए। अब टोटल मोल कर देंगे हम, इसको ऊपर ले लेता हूं मैं। देखो अब मोल्स ऑफ वाटर, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल का निकालेंगे फ्रैक्शन, तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल। उसके मोल ये थे, उन टोटल मोल ये हो गए, दोनों को मिला आ गया इसका फ्रैक्शन। और ऐसे हम किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा हमारे पास? ये कितना आ जाएगा? 0.68 0.68%। क्लियर? अब देखो दूसरा, सिमिलरली वाटर। अब वाटर का देखते हैं हम, तो ये आया 9.32%, पॉइंट ए फ्रैक्शन आ गया। अब एक और तरीका देखो, एक्स ए प्लस एक्स बी का योग कितना होता है? 1। तो अगर हमें एक्स ए ज्ञात है तो एक्स बी निकालने का तरीका क्या रहेगा? 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ तो ऐसे निकालो, या फिर एक का निकाल कर एक में से माइनस कर दो तो भी वो ही आएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर?
अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो और आपके एनसीईआरटी क्लियर हो रही हो सच में, और एक आपकी व्याख्या हो रही है, आपके समझ में आ रहे हो, मैं ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।